मैं थोड़ा कॉर्पोरेट के बारे में तपी जी जानना चाहूँगा कि जी, डेप्रिशिएटिंग रुपये का कॉर्पोरेट सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये एंगल हमने पहले चर्चा नहीं की थी। जी। देखिए सिटी जी, यहाँ पे सबसे पहले हम देखें, जब हम यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्टर है, उसका रुपये में गिरावट आने से, रुपये डेप्रिशिएट होने से हमारे एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है। तो एक्सपोर्टर की जब भी हमारी बात आती है, तो सबसे पहला हमारे पास हम सबके दिमाग में जो नाम आता है, वो आईटी कंपनीज़ का आता है, आईटी सर्विसेज़ रन करने वाली कंपनीज़ का आता है। लेकिन आईटी कंपनीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है जब रुपये डेप्रिशिएट होता है, रुपये की कमज़ोरी होती है। क्योंकि अगर हम बात करें, लास्ट सेशन पे भी हमने बात की थी, जब पिछली बार हम मिले थे, कि इनका जो 80% का डील है, 80% डीलिंग है, ये डॉलर पे करते हैं, रेस्ट 20%, 30 to 20% ही अदर करेंसीज पे करते हैं। तो डॉलर सेफ हेवन करेंसी होने के कारण डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो फॉर श्योर इनकी जो डील्स है, इनके जो पेमेंट्स आने वाले हैं, उनमें इनको काफी बेटर बेनिफिट देखने को मिल रहा है। साथ ही आईटी कंपनीज का हम देखें तो इनको जितना बेनिफिट रुपी के डेप्रिशिएट से हो रहा है, उतना ही इनको थ्रेट हो रहा है आने वाले स्लो डाउन से, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएशन के साथ यूरोप, जैसा हम देख पा रहे हैं, यूरोपियन और अमेरिकन इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है वहां पे। स्लो डाउन का, स्पेशली द यूरोपियन यूरो जोन की बात करें, यूरो जोन पे इकोनॉमिक स्लो डाउन का, मंदी का बहुत ज्यादा डर बना हुआ है। तो जिसके कारण यहाँ पे आपको आईटी स्टॉक के प्राइसों में जरूर उतनी बढ़त देखने को नहीं मिली होगी। उसके बाद आईटी के अलावा जो दूसरा एक्सपोर्ट का सेक्टर हमारा होता है, फार्मा इंडस्ट्रीज का काफी अच्छा एक्सपोर्ट है, और डॉलर में काफी अच्छा एक्सपोर्ट है, वो भी यूएस के साथ। सो हम अगर देखें तो अगर पिछले 2-3 महीनों में अगर कोई सेक्टर, कोई कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, तो फार्मा है। तो फार्मा को यहाँ पे काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है रुपये के डेप्रिसिएशन का। हालांकि आईटी का भी बात करूँ तो अगर यहाँ पे रुपये में गिरावट होती है, तो शॉर्ट टर्म में जरूर स्लो डाउन के कारण आईटी कंपनी को फायदा नहीं हुआ है। बट थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म पीरियड में बात करें, तो उनके बिजनेसेस बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पे चांसेस है कि फ्यूचर में लॉन्गर, थोड़ा सा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पीरियड में रुपये डेप्रिशिएट होने का आईटी कंपनीज को भी फायदा होगा। यहाँ पे आईटी और फार्मा के अलावा बाकी भी सेक्टर्स है, लाइक हमारा टेक्सटाइल हो गया, टी एंड कॉफी इंडस्ट्रीज हो गई, तो उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो भी एक्सपोर्टर है। लेकिन उनका जो इकोनॉमी में वॉल्यूम है, मार्केट में वॉल्यूम है, उतना बड़ा नहीं है। तो मेजर जो दो बेनिफिटर है, वो हमारा आईटी और फार्मा है। और यहीं पे हम बात करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, किसको यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा है, किसको यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमारी आती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। इसमें हम ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज दोनों को ही लेते हैं। तो ऑयल, यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, जितना हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, उसका 85% हम कंज्यूम करते हैं, और 15% हम उसे रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है, इंपोर्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा है, एक्सपोर्ट साइड पे कम है। तो रुपये अगर डेप्रिशिएट होता है, तो इन जो हमारी ऑयल मार्केट, मतलब ऑयल और गैस से रिलेटेड इंडस्ट्री है, इन पे दबाव देखने को मिलता है काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट हमारा केवल 15% ही है। और वहीं पे गैस की बात करें, गैस में जरूर एक्सपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, फिर भी यहाँ पे उतना ज्यादा बेनिफिट इनको भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का, इम्पोर्ट का प्रेशर गैस इंडस्ट्रीज पे भी रहता है। उसके बाद दूसरे सेक्टर्स में जो फ्रंट लाइन बड़े सेक्टर है, उनकी बात करें, ऑटो इंडस्ट्री है। ऑटो इंडस्ट्री काफी सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, जिसमें रुपये में कमजोरी के कारण उनको दबाव झेलना पड़ेगा, थोड़ा वो होना पड़ेगा, नुकसान होगा। साथ ही वो एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, तो उनको कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि उनका इंपोर्ट भी है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिनिश गुड वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो वहां पे उनको रुपये के फ्लक्चुएशन से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि उनकी दोनों ही साइड से सिचुएशन होती है। उनको इंपोर्ट में थोड़ा सा नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई उनको एक्सपोर्ट से हो जाती है। फिर एक और सेक्टर है जो हमारा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। उस पे हमारा एक्सपोर्ट नाक के बराबर है, बट इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, इन पे हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्ट रहता है। तो ये इंडस्ट्री अगेन रुपये के डेप्रिशिएट होने के कारण इन पे काफी ज्यादा नुकसान, मतलब काफी थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ ही हम बात करें
एविएशन एविएशन को क्रूड प्राइस बढ़ने का भी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, साथ ही यहाँ पे रुपये के प्राइस को डेप्रिशिएट होने का भी हमारी जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज हैं इनको थोड़ा सा निगेटिव फर्क पड़ेगा। साथ ही एक और इंडस्ट्री है एफएमसीजी रॉ मटेरियल में स्पेशली पाम ऑयल इंपोर्ट करती है, तो उस पे भी थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा जिन एफएमसीजी कंपनीज में, स्पेशली पाम ऑयल और सम अदर रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट का प्रेशर ज्यादा रहता है। तो ये मेजर सेक्टर्स थे जिनको बेनिफिट है हो सकता है। बेनिफिट होने वाले में केवल मेजर 2 सेक्टर है, आईटी और फार्मा, और जिनको थोड़ा सा नुकसान फेस करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, उसमें मेजर हमारा ऑयल एंड गैस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वाला सेक्टर ज्यादा है, एंड एविएशन और एफएमसीजी सेक्टर। तो फिर जी आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सेक्टर्स के बारे में। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि नाना करते हुए भी रुपया 80 को पार कर ही गया, तो अभी ये कहाँ रुकेगा, किस गति से बढ़ेगा, अगले 3 महीनों में आपकी क्या भविष्यवाणी है? देखिए सिटी जी, अभी हम देख रहे थे जो लास्ट पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे हम जो यूएसडी आईएनआर पे डॉलर रुपये में मूवमेंट देख रहे थे, वहाँ पे रुपए की कमजोरी कम थी, डॉलर की स्ट्रेंथ ज्यादा थी। रुपए कम कमजोर हो रहा था, लेकिन वहाँ पे डॉलर में बहुत ज्यादा मजबूती देखने को मिल रही थी ऑन द सेफ हेवन साइड। सेफ हेवन होने के कारण सब मैक्सिमम ग्लोबल जो डील हो रहे थे वो डॉलर्स पे बढ़ गए थे और डॉलर्स को वेटेज दिया जा रहा था। लेकिन अभी हम बात करें, जब से हमारा मंदी का डर बन गया है, आर्थिक मंदी का डर बन गया है, स्पेशली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्लोबली रिसेशन का एक फेयर बना हुआ है। और साथ ही रिसेंटली हमने चाइनीज इकोनॉमी से भी कुछ निगेटिव न्यूज आती हुई देखी, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर से काफी निगेटिव न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है। कोविड की सिचुएशन भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी बीच में। सो इमर्जिंग अब चाइनीज युआन इमर्जिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो चाइना में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका असर सभी इमर्जिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग करेंसी पे देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन स्टार्ट हो गई है, ये डॉलर की स्ट्रेंथ से ज्यादा रुपये की वीकनेस की बात आनी स्टार्ट हो गई है। इसका असर अभी आप देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स में हमने लास्ट 2 दिनों में कूल ऑफ भी देखा, जस्ट बिकॉज ईसीबी रेट हाइक के एक्सपेक्टेशन के कारण यूरो ने रैली किया, और यूरो की रैली के कारण डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ, और उसका असर हमें बाकी एसेट क्लास में भी रैली के साथ देखने को मिला। मगर यहाँ पे रुपये में हमें कोई मेजर रिलीफ देखने को नहीं मिला। उसका यही रीजन है कि अभी तक रुपये में वीकनेस नहीं थी, अब रुपये की इंडिविजुअल वीकनेस स्टार्ट हो गई है। एफआईएस की बाइंग भी हमने लास्ट 2-3 सेशंस में थोड़ी देखी है, उसका भी इनफ्लोज का भी इम्पैक्ट दिखता हुआ नहीं मिला है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि रुपये में फर्दर वीकनेस रह सकती है। जो हमारी डाउन साइड की रेंज है, हम अभी 79.55 तक का एक बार देख रहे हैं, नीचे का सपोर्ट लेवल है। तो अगर वहां तक आने का एक बार चांसेस है, अगर डॉलर इंडेक्स हो रहा उससे नीचे अभी इमीडिएटली हम नहीं देख रहे हैं। ऑन अ हायर साइड इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म का हमारा टारगेट हम अभी लेके चल रहे हैं, 80.25 का इमीडिएट टारगेट है, जो हो सकता है हमें 1-2 दिन में या फिर 27 जुलाई तक में ही देखने को मिल जाए। और पोजीशन थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू पे हम यहाँ पे 80.65 का टारगेट देख रहे हैं, और उसे ब्रेक किया तो आने वाले क्वार्टर पे हो सकता है हम 81 का लेवल भी देख सकते हैं। तो रुपए की कमजोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बाकी जो सिचुएशन है, फर्दर सिचुएशन है, वो ईसीबी और फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी से फर्दर डायरेक्शन हमारी डिसाइड होगी। ऑफिस जी आपने जो कहा उसकी इस बात से भी पुष्टि होती है कि डॉलर इंडेक्स पिछले 3-4 दिनों में गिरा है, 106 पर आ गया 108 से, लेकिन रुपया घटा है। तो ये रुपए की वीकनेस है अलग से जो आ रही है, उसके कारण आपने अलग से बताए। तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या करना चाहिए? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक को यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, चाहे हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें, या फिर हम बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, या हम फेडरल रिजर्व की बात करें, या आरबीआई की बात करें। सभी इन्फ्लेशन का जो पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सितंबर अक्टूबर पे ही कर रहे हैं,
और इन्फ्लेशन में जो कूल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दिसंबर और जैन के बाद ही कर रहे हैं सभी के जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इमीडिएटली सॉल्व होने वाली नहीं है, थोड़ा सा रिलीफ जरूर हमें देखने को मिल सकता है बीच में, बट एकदम सिचुएशन पहले जैसी नहीं होने वाली है इमीडिएटली। तो रिजर्व बैंक को यहाँ पे थोड़े से अपने नॉर्म्स को और नॉर्म्स में थोड़ी सी और ढील देनी पड़ेगी, मार्केट मेकिंग के लिए लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी, मार्केट मेकिंग करना पड़ेगा, और कॉर्पोरेट्स को या तो यहाँ पे सम रिलीफ देने का हो सकता है कि फ्यूचर में थोड़ी बहुत रिलीफ भी देनी पड़े इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स और इन टर्म्स ऑफ सम अदर रेट्स ऑल्सो। तो सेंट्रल बैंक ने अभी हमने देखा भी है लास्ट पिछले इस महीने में कुछ चेंजेस किए भी हैं, और फ्यूचर में हम थोड़े और चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक फ्यूचर में कुछ और चेंजेस भी करेगा सिचुएशन को थोड़ी सी और यहाँ पे मार्केट को थोड़ा और स्टेबल करने के लिए, वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए। सतीश जी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स का आपने ब्यौरा दिया। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर अपने लेवल पे क्या स्टेप ले सकता है, इंपोर्ट कम कॉर्पोरेट करके सेक्टर एक्सपोर्ट ज़्यादा करके? देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, जहाँ हमें अगर यहाँ पे करेंसी की वॉलेटिलिटी को कम करना है, करेंसी की वॉलेटिलिटी को स्टेबल करना है, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। हम इंपोर्ट के कंपैरिजन पे अगर हम एक्सपोर्ट एटलीस्ट उसके एवरेज में भी कर पाए तो हमारी वॉलेटिलिटी फॉर करेंसी की वॉलेटिलिटी काफी स्टेबल हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ देखने को मिल सकता है। अभी शॉर्ट टर्म पे तो नहीं, बट हाँ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में जरूर हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। और अभी एक्सपोर्ट रिसेंट डेटा देखें तो एक्सपोर्ट बढ़ भी रहे हैं, और काफी सारे न्यू डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, इंडियन कंपनीज भी कर रही है, और गवर्नमेंट्स भी कुछ ना कुछ नए रास्ते खोल रही है कॉर्पोरेट्स के लिए। भी इसके साथ ही जुड़े हुए कंज्यूमर्स जो अंधाधुंध चीज़ों का उपयोग करते हैं कि आयात की हुई वस्तु है, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, तो ट्रैवल करते हैं, लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा करते हैं, तो उनको आपकी क्या सलाह है? यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट का है क्रूड के बाद अगर हम देखें तो क्रूड का सप्लीमेंट्स फ्यूचर में ऑब्वियसली ईवी व्हीकल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रीन एनर्जीज पे भी बात चल रही है, तो क्रूड को तो हम समहाउ बैलेंस कर लेंगे। बट यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक है, कंज्यूमर गुड्स हैं, इनकी R&D पे कॉर्पोरेट्स को थोड़े से खर्चे करने चाहिए, और इन हाउस डेवलपमेंट्स जितना ज्यादा बढ़ेगा, इन हाउस ब्रांड्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक साइड, उतना ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जीडीपी में बूस्ट मिलेगा, और हमारी करेंसी भी उतनी स्टेबल हो जाएगी। कंज्यूमर के लिए तो कोई खास मैं यहाँ पे सलाह नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि कंज्यूमर की खुद की चॉइस होती है, उनको क्या यूज करना है, उनकी अर्निंग है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो उनको चीजें बेस्ट लगेगी चाहे वही चीज वो यूज करना प्रेफर करेंगे। बट यहाँ पे सजेशन यही रहेगा कि कॉर्पोरेट हैंड पे वो अपने डेवलपमेंट्स में थोड़ा सा खर्च करना स्टार्ट करें, जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम बाकी कंट्रीज को थोड़ा सा लेवल्स पे मैच कर पाए। तो किसी अभी जो रुपए के डेप्रिसिएशन था ये बढ़ के अभी करंट अकाउंट डेफिसिट तक पहुंच गया है, बीमारी बढ़ती जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली होने चालू हो गए हैं। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा जितना डेट है या फिर हमारे जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है उसके हिसाब से अगर हम 400 बिलियन भी फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं तो दैट्स आल्सो सफिशिएंट। तो फॉरेक्स रिजर्व के केस में अभी भी हम सरप्लस चल रहे हैं, मतलब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व लोग एक्सपेक्ट करते हो, बट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 400 बिलियन यूएस डॉलर का भी अगर फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास होता है तो दैट्स आल्सो सफिशिएंट टू मैनेज द ऑब्लिगेशन, इकोनॉमिकल ऑब्लिगेशन जो होंगे उनको मैनेज करने के लिए ठीक रहेगा। तो अभी आने वाली वॉलेटिलिटी के लिए आरबीआई के पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व है,
और अगर ये सितंबर अक्टूबर में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वॉलेटिलिटी बढ़ी रहती है, तो हमें इतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा कि आरबीआई उसे मैनेज ना कर पाए। तो आरबीआई के पास अभी सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व है, ये आने वाले 2-3 महीने की वॉलेटिलिटी मैनेज कर सकता है। एंड अगर यहाँ पे कुछ डॉलर में रिलीफ मिलता है तो वहां पे गवर्नमेंट भी ट्राई करेगी अपने फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करने का। प्रिया जी, आपको कुछ सवाल पूछना है? जी। जैसे हम बात कर रहे थे कि यूरोप की बात कर रहे थे, यूएस की बात कर रहे थे, तो यूएसए में इन्फ्लेशन जो है वो कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा है 9.1% है, जो काफ़ी हाई है। और इसके रहते स्पेकुलेट भी कर रहे थे कि जो रेट हाइक्स होंगे वो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट होंगे, फिर कह रहे थे कि नहीं 75 होंगे। आपके ओपिनियन में वो क्या कर सकते हैं? क्या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके रेट्स बढ़ाएंगे यूएस में? प्रिया जी, यहाँ पे देखिए, यूएस काफी ज्यादा एग्रेसिव है रेट हाइक के केसेस में इन्फ्लेशन को मैनेज करने के सिनेरियो पे। अब इन्फ्लेशन जब उनका मल्टी डेकेड हाई पे है, और साथ ही हम देखें तो उनके जॉब डेटा भी ठीक ठाक आ रहे हैं, जॉब डेटा में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, मतलब रेट हाइक के चांसेस उनके बहुत ज्यादा है। मतलब आई एम कॉन्फिडेंट कि वो रेट हाइक तो करेंगे। अब यहाँ पे बेट है कि कितना रेट हाइक करते हैं। तो जो जी। एक्सपेक्टेशन है या फिर मैक्सिमम पॉलिसी मैक्सिमम मेंबर्स ने जो इंडिकेशन दिए हैं वो 75 बेसिस पॉइंट के दिए थे। एक मेंबर ने जरूर एक बार 100 बेसिस पॉइंट का बोल दिया था, बट 100 बेसिस पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अभी करंट जी। सिचुएशन पे, क्योंकि उनको इकोनॉमी को भी बैलेंस करना है। हालांकि उनका जॉब डेटा अच्छा है, तो दे आर कॉन्फिडेंट कि अगर वो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करते हैं तो उनकी इकोनॉमी में ज्यादा डेंट नहीं आएगा, जितना बाकी कंट्रीज को शायद डर है कि डेंट आ जाएगा। यूएस का उतना डेंट नहीं है क्योंकि उनके डेटा भी नॉर्मलाइज है। तो 75 बेसिस जी। पॉइंट रेट हाइक करने से आई डोंट थिंक उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और वो स्टेप लेने पे कंफर्ट है और आराम से 75 बेसिस पॉइंट पे स्टेप ले सकते हैं। वहीं पे बात करें दूसरे जी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। यूरोपियन सेंट्रल जी। बैंक प्रीवियस पहले भी रेट हाइक नहीं किया, अभी वो जीरो पे चल रहे हैं। और मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ जब मैं बात करता हूँ यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, को रेट हाइक कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर लेंगे, जिसके कारण हमें यूरोप पे रैली भी देखने को मिली, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ भी हो, और हमारे मेजर ग्लोबल जी। इक्विटीज में भी एक रिलीफ, इक्विटी में मार्केट में या फिर बॉन्ड मार्केट में भी एक रिलीफ देखने को मिला। लेकिन हम रिसेंटली बात करें तो यूरोप में पॉलिटिकल क्राइसिस है, इटली पे थोड़ी सी पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी चल रही है। इटली जी। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, अभी हालांकि रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट नहीं है। साथ ही रशियन गैस सप्लाई पे भी क्वेश्चन मार्क है कि विंटर पे रशिया उनको प्रॉपर गैस सप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस पे भी जी। उतने कॉन्फिडेंस से बोला नहीं जाता है कि पूरा विंटर उनको गैस मिल पाएगी भी नहीं मिल पाएगी। एंड जो अभी वो फ्रूट एंड ऑल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी वो यूरोप पे नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम जो उनके प्लेयर्स है वो यूरोप पे ना करके डॉलर पे उनको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो वो भी उनके एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। वहीं पे उनकी इकोनॉमी पे उनका सप्लाई चेन क्राइसिस भी चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन का भी डर है, और इन्फ्लेशन भी वहां पे बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन भी उनके लिए एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने 40-45 सालों में ऐसा इन्फ्लेशन कभी नहीं देखा है। फिर भी यहाँ पे सेंट्रल बैंक को लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है और इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है यूरोपियन सेंट्रल बैंक पे, वो 50-50 की है। यहाँ पे अगर वो करेंगे भी तो 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है देयर आर 50% चांस कि वो रेट में कोई चेंज ना भी करें और फर्दर इन्फ्लेशन को खुद कूल ऑफ करने के लिए वेट करें। जी। जी। तो अगर रेट हाइक करते भी हैं तो इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है, इंडिया पर या इंडियन करेंसी पर इसका क्या असर पड़ सकता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, अगर हम बात करें फेडरल रिजर्व के बाद, अमेरिकन सेंट्रल बैंक के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक सेकेंड लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे जो डॉलर में मेजर स्ट्रेंथ है वो इसीलिए आ रही है कि यूएस बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, और ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक
एग्रेसिव नहीं ना हो पाए, यहाँ पे जो प्रायोरिटी थी वो बढ़ती गई, दोनों के बॉन्ड के यील्ड का स्प्रेड बढ़ता गया, जिसके कारण डॉलर में हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखी है। अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक पहले रेट हाइक कर दिए होते तो हो सकता है हमें डॉलर में इतनी स्ट्रेंथ ना देखने को मिलती, और डॉलर में इतनी स्ट्रेंथ ना आती तो बाकी जितने भी एसेट क्लास है, चाहे हम कमोडिटीज की बात करें या एमर्जिंग मार्केट की करेंसीज की बात करें या फिर इक्विटी या बॉन्ड मार्केट की बात करें, तो हो सकता है उन पे भी उतना दबाव देखने को ना मिलता जितना अभी देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक अगर रेट हाइक करती है तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, रुपी के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि यूरोप पे हमें थोड़ा सा रैली देखने को मिलेगा, डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ होगा, तो हो सकता है इंडियन रुपी को भी थोड़ी स्ट्रेंथ मिले, और इंडियन रुपी के साथ फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट में भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले। वहीं पे दूसरे सिनेरियो पे हम बात करें, अगर वो रेट हाइक नहीं करते हैं तो यूएस के चांसेस ज्यादा है वो रेट हाइक कर देगा, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेट हाइक नहीं करेगा, तो यहाँ पे वापस जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, डॉलर और ज्यादा स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, डॉलर और यूरो का जो बॉन्ड की स्प्रेड है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके कारण हमें बॉन्ड यील्ड वापस बढ़ेगा, तो मेजर एसेट क्लास में सेल ऑफ देखने को मिलेगा, एफआईज में पैनिकनेस वापस देखने को मिल सकता है, और अक्रॉस द एसेट क्लास हमें वॉलेटिलिटी वापस बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। दिस इज अ मेजर इवेंट। यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है कि उनको पहले रेट हाइक कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट अभी भी अगर वो नहीं करेंगे तो उनके लिए भी पेनफुल होगा और बाकियों के लिए भी थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तबिश जी, आपने बहुत डिटेल में हमें जानकारी दी करेंसीज के बारे में, इंडिया के बारे में, और दो जो बड़े सेंट्रल बैंक्स है, फेडरल रिजर्व एज वेल एज यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी। आप और कुछ अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई मैसेज है?